हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। अब यार मैं एक बात बताती हूँ वैसे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कि आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है और जिसमें हमें हमारी अर्थ दिख रही है, हमारा प्लैनेट दिख रहा है और एज वी कैन सी कि हमने कितना ज्यादा बर्बाद कर दिया है। इसको करा है या नहीं है करा है, जल्दी से बताओ, है ना। मतलब हम हमारी जरूरतों के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे फायदे के लिए कहीं ना कहीं हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। सर्वाइवल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। हमारा ये जो चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करता है कि यार हम आखिरकार अपने प्लैनेट के साथ कर क्या रहे हैं और क्या हम इस बारे में सोच भी रहे हैं कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपना ही अंत लेकर आ रहे हैं, राइट। एक्चुअल में हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को शायद कुछ भी नहीं दे पाएंगे, केवल एक बीमार प्लैनेट देंगे। हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने एक बहुत ही प्यारा प्लैनेट दिया जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, बट हमने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। And now we can see there is no going back. आप सभी को पता हो कोविड के टाइम पर जब सब कुछ बंद हो गया था, पूरी पृथ्वी पर लोग जो है सभी अपने घरों में बंद थे, उस समय पोल्यूशन कैसा था? बिल्कुल भी नहीं था। नदियां साफ हो गई थी, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जो भी चीजें, जिस चीज को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया था और कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट जो है वो हील कर रहा था। बट जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ, वैसे ही वही सब चीजें वापस से शुरू हो गई, राइट। ये चैप्टर के अंदर भी हम वो सभी चीजें जानेंगे जिनकी वजह से हम अपने प्लैनेट की ये हालत कर रहे हैं और कैसे एक ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति अगर आपने सुना हो तो उसका क्या एक रोल रहा प्लैनेट को ठीक करने में या उसको हील करने में। एलिंग का मतलब क्या होता है? एलिंग होता है बीमार, अस्वस्थ। तो हमारा ये प्लैनेट है जो इस टाइटल में दिया गया है, उसको सिक बोला गया है, कहीं ना कहीं अनहेल्दी बोला गया है, कहीं ना कहीं, राइट। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग समरी पढ़ेंगे, इस चैप्टर की समराइज करेंगे इस चैप्टर को। अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो आप ऐप पर हमारी जो क्लासेस होती हैं वो देख सकते हैं। वहां पर डिटेल में ये चैप्टर लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ाया गया है। बट एज यू ऑल नो कि यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट में रिविजन कर रहे हैं टर्म 2 का और हम पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम शॉर्ट में इस चैप्टर को देखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलो, द एलिंग प्लैनेट, यहां पर समरी है। एज यू कैन सी क्या लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर द राइटर रेजेस एन इशू टुवर्ड्स द डेटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। डेटेरियोरेटिंग, जो लगातार धीरे धीरे घट रही है, और घट कैसे रही है? मतलब उसकी हालत और ज्यादा धीरे धीरे खराब हो रही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं जो राइटर है वो क्या इशू रेज करता है, किस मुद्दे को उठा रहा है। वो इस मुद्दे को उठा रहा है कि हमारी अर्थ की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके बेकार होती जा रही है, खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, घटती जा रही है। एज ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्योंकि हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं
प्राकृतिक संसाधनों का, रिसोर्सेज का, मतलब वो सब चीजें जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, हम उन सब चीजों को खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, बिकॉज लगातार क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम डेकेड्स, सदियों से, शताब्दियों से हम कह सकते हैं, प्रेजेंटली द कंडीशन हैज मेड द एनवायरमेंट क्रिटिकल, और अभी जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उसने हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है। मतलब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, हम बोलते हैं ना यार इसकी हालत तो बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल है मतलब कि ये जिएगा या मरेगा हमें नहीं पता, राइट? क्रिटिकल का यही मतलब होता है कि ये जिएगा या मरेगा नहीं पता, मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी में, दुखद परिस्थिति एक तरीके से हमारी प्लैनेट की इस समय पर है। तो इसी इशू को रेज किया है राइटर ने इस चैप्टर के अंदर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के आपको याद रखने हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो हम समरी के दौरान पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे उनसे रिलेटेड। ठीक। In 1972, the Green Movement helped environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth, and since then there has been no looking back, as the movement has been successfully educating people about the conservation of the environment. ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन मूवमेंट जो है कब शुरू हुई? 1972 के अंदर। तो कह रहे हैं 1972 के अंदर जो ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई, जो हरित क्रांति शुरू हुई, जिसने इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते थे, इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो प्रकृति जो है हमारी, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो सारी खोज खबर रखते हैं वो लोग। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, क्या किया? उनकी मदद की, क्या करने में? टू रेज अवेयरनेस की, वो भाई जागरूकता फैला सके अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ की बहुत ही ज्यादा हार्मफुल परिस्थिति है, कि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है कि अगर अभी हमने इस कंडीशन को कंट्रोल में नहीं किया या इसको हील नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। एंड सिंस देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक, और उसके बाद से, जब से ये ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ ना, उसके बाद से ये अवेयरनेस इतनी ज्यादा शुरू हुई हम लोगों में, या जितने भी लोग हैं उन सभी में, कि सभी ने बहुत ही सफलतापूर्वक, इस क्रांति ने कई लोगों को बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक ये समझाया या इस चीज की शिक्षा दी कि कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व, बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं हमारे पर्यावरण को। हम क्या कर सकते हैं, कैसे एक्चुअल में हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इस ग्रीन मूवमेंट ने हमें ये चीज सिखाने की कोशिश की और वो उस चीज में सफल भी रहे। ध्यान रखिएगा, ये शुरू हुआ 1972 के अंदर। क्लियर? Earth is like a patient whose health is declining and it is our duty to improve it. अब कह रहे हैं अर्थ जो है वो एक मरीज की तरह है। अर्थ किसकी तरह है? एज यू कैन सी, अर्थ एक मरीज की तरह है जिसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जिसकी हालत क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। एंड इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट, और ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम उसकी हालत के अंदर सुधार लाएं। हमारी ड्यूटी क्यों है हम उसकी हालत के अंदर सुधार लाएं? क्योंकि उसको बीमार करने में हमारा ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। वी आर द वन जिसने सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं कि अर्थ को, हमारे प्लैनेट को खराब किया है, राइट? इन 1987 the term sustainable development was used by the World Commission on Environment and Development. अब कह रहे हैं 1987 के अंदर क्या हुआ? जो टर्म थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म थी वो इस्तेमाल की गई वर्ल्ड कमीशन के द्वारा ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर। एक ये होता है ना कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो कि सस्टेन करे। सस्टेन करना मतलब कि जीवित रह पाना, राइट? तो मेन चीज ये है कि अगर हम विकास ही करते गए और हमने अपने प्लैनेट का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं
हम लोग अपने आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, राइट? हम कुछ भी उनके लिए नहीं छोड़ के जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि अ जू इन लुकासा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि एक जू है लुकासा के अंदर। उस जू के अंदर पता है क्या हुआ? मतलब कि जैसे आप जू के अंदर जाते हो, चिड़ियाघर के अंदर जाते हो, तो वहां बहुत सारी चीजें देखते हो, बहुत सारी चीजें एज इन बहुत सारे जानवरों को पिंजरे में बंद देखते हो, और उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजा आता है। बट हम लोग ये नहीं देखते कि एक्चुअल में हम उन जानवरों के साथ कितना ज्यादा बुरा कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर एंजॉयमेंट। केवल हमारे एंजॉयमेंट के लिए, केवल हमें मनोरंजन चाहिए, हमें मजा चाहिए, हमें उन्हें करीब से देखना है, केवल इस चीज की वजह से हमने उन्हें कैद करके रखा है, विच इज रियली रियली रॉन्ग एंड बैड, राइट? तो जू था एक लुकासा के अंदर, और उस जू के अंदर आपको पता है क्या लिखा हुआ था? उस जू के अंदर लिखा ऐसा हुआ था कि एक केज बनाया हुआ था, और उस केज के बाहर लिखा था दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर, और उसके अंदर तस्वीर लगाई हुई थी। किसकी? तस्वीर नहीं थी, उसके अंदर लगाया हुआ था एक मिरर। जब इंसान उस केज के सामने जाता है और वो उस मिरर के अंदर देखता है, दैट मीन्स कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस जो भी क्रिएचर है वो ह्यूमन है। बिकॉज उसने, आप देख लो, पानी में रहने वाले जानवरों को, जमीन पे रहने वाले जानवरों को, आसमान में रहने वाले जानवरों को, सबको कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना, खत्म करना शुरू कर दिया है, और अब ये एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल तक जो है वो पहुंच चुका है, राइट? हमारी फैक्ट्रीज का जितना भी कचरा होता है, हम कहां? नदियों में बहा देते हैं। बहाते हैं या नहीं बहाते? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे पानी पीने के लिए बचेगा क्या हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ज़ाम्बिया में एक केज था इन विच साइन रीड्स, जो साइन लगा हुआ था वो क्या लगा हुआ था? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड इनसाइड देयर इज अ मिरर। उसके अंदर क्या था? एक मिरर था। इट गिव्स अ मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ये हमें क्या एक संदेश देते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर में से एक है। ब्रांड कमीशन रेज्ड अ क्वेश्चन। अब ये कमीशन जो है इसने एक सवाल उठाया, और वो सवाल क्या था? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment? कह रहे हैं कि क्या हम अपने आने वाले बच्चों को, सक्सेसर्स मतलब हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, क्या हम हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को एक स्कॉच्ड प्लैनेट देंगे? स्कॉच्ड प्लैनेट मतलब क्या होता है? स्कॉच्ड मतलब होता है जो बिल्कुल खत्म हो गया होता है ड्यू टू हीट। आई हैव सम फोटोज ओवर हियर, आई कैन सी, लेट मी शो यू समथिंग। या लाइक दिस। स्कॉच्ड मतलब जब हमारी पृथ्वी तप रही होगी, ठीक है, उसको हम स्कॉच्ड बोलते हैं, राइट? सो यही बात उन्होंने बोली कि क्या हम हमारे आगे आने वाली जनरेशन को एक ऐसा प्लैनेट देंगे जो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा ड्यू टू हीट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स। धीरे धीरे चीजें जो हैं वो रेगिस्तान में बदलती जा रही हैं। इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स, इम्पोवरिश्ड मतलब कि बहुत जो गरीब, गरीब मतलब कि ऐसे लैंडस्केप, ऐसे मैदान, ऐसी धरती, ऐसी जमीन देंगे जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, पुअर है कंडीशन में, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। एंड एलिंग एनवायरमेंट। और क्या ये एक बीमार पर्यावरण हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं? इज दिस द थिंग? क्या ये वही चीज है जो हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं? तो ये सवाल उठाया था ब्रांड कमीशन ने। There are 4 principal biological systems that form the foundation of the global economic system. अब कह रहे हैं 4 सिद्धांत होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के that form the foundation of the global economic system, जो कि कहीं ना कहीं एक आधार बनाते हैं किसका? ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है कहीं ना कहीं उसका आधार जो है वो 4
सिद्धांत बनाते हैं, 4 प्रिंसिपल्स उसके पीछे हैं, वो है फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। फिशरीज अगर हम देखें तो मछलियां वगैरह ये जो पकड़ने का पूरा वो होता है, ठीक है। ग्रासलैंड्स हम जो घास के मैदान देख सकते हैं, फॉरेस्ट हमारे जंगल, और क्रॉपलैंड जो जमीन होती है जिस पर हम हमारी फसलें उगाते हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं 4 सिद्धांत है। अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के, आर्थिक हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरा ग्लोबली अगर हम देखें तो करता है या नहीं करता, और कहीं ना कहीं हम इन्हें ही डेट्योरेट कर रहे हैं, इन्हें ही नष्ट कर रहे हैं, इनकी ही कंडीशन को हमने बहुत ज्यादा क्रिटिकल कहीं ना कहीं बना दिया है, राइट। These 4 systems also provide food and raw material for industries except for minerals and synthetics. अब कह रहे हैं यही 4 सिस्टम है जो हमें खाना या कच्चा पदार्थ जो हमें चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जितने भी उद्योग है उनको, एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स। अब हम देखें कि मिनरल्स जो है या सिंथेटिक्स जो है उनके अलावा ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 4 चीजें हैं, ये ही हमें फूड और रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और कहीं ना कहीं हम इन्हें ही तबाह करने में, नष्ट करने में, खत्म करने में लगे हुए हैं, राइट। With these systems becoming unsustainable, fisheries will collapse, the forest will slowly disappear, grasslands will turn into a barren wasteland, and croplands will become worse. क्या बोला गया? ये बोला गया कि with these systems becoming unsustainable, कि ये जो सिस्टम है, ये हमारा जो सिस्टम बनाया गया है, these 4 systems, ये जो चारों हमारे सिस्टम्स हैं, ये चारों सिस्टम जो है वो धीरे धीरे अनसस्टेनेबल बन रहे हैं, मतलब अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, ये डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रही है, हम सब कुछ चूस चुके हैं इस पृथ्वी से। तो वो यही कह रहे हैं कि फिशरीज जो हुई वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, मतलब मछलियां जो है वो नष्ट हो चुकी होंगी। द फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपियर, धीरे धीरे करके जंगल जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड, बैरन मतलब कि बिल्कुल बंजर खाली जमीनों में जो घास के मैदान हैं वो चेंज हो जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स विल बिकम वर्स, और जो हमारी फसल करने वाली जो धरती है वो भी धीरे धीरे करके बद से बदतर हो जाएगी। तो जब ये चीज उन्होंने यहां पर बताने की कोशिश की कि यार हमारे ये जो 4 सिस्टम्स हैं, हम इन चारों सिस्टम्स के साथ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बहुत बुरे तरीके से इन सिस्टम्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज आगे जाकर हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब ये एक सबसे बड़ा, पता है क्या है कि हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एक रीजन है। कैसा रीजन? हमारा जो एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी तो आप सभी को पता है ऑटोमेटिकली जो डिमांड है सभी चीजों की वो बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी, रहने के लिए लोगों को जगह चाहिएगी, खाने के लिए लोगों को खाना चाहिएगा, लग्जरी चाहिए, हर एक चीज की डिमांड बढ़ती है, तो एक्सप्लॉइट तो होगा ही एनवायरमेंट, डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है उसके बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हम देखें तो, राइट। इट इज ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी 4 डेज। हर 4 दिनों में 1 मिलियन लोग जो है वो बढ़ जाते हैं। हर 4 दिनों में 1 मिलियन लोग जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन, जो कि एक सही साइन नहीं है। क्या नहीं है? ये एक बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। अगर इस लेवल पर जनता बढ़ती रहेगी तो भाई साहब क्या होगा हमारी धरती का? बोझ के मारे मर जाएगी बेचारे, राइट। इतना मतलब कुछ बचेगा ही नहीं उसके ऊपर। कहां रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां सांस लोगे? फिर ढूंढोगे कोई दूसरा प्लैनेट कि चलो वहां शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। अभी इसको बर्बाद हम कर चुके हैं, चलो अब दूसरे प्लैनेट पे चलते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, राइट।
देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कम करने की इस समय पे सबसे ज्यादा नीड है। ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है वर्ल्ड के अंदर, इसको कम करने की अभी इस समय में सबसे ज्यादा नीड है। Development is the best contraceptive for this problem as it will help in reduction in fertility, increase in education and income and improvement in health. See, कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने। sarcastically हम कह सकते हैं कहा कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कोई भी लेडी होती है, ठीक है, अगर बच्चे नहीं करने तो वो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, राइट। तो यहां बोला गया कि डेवलपमेंट, विकास जो है वो सबसे बड़ा निरोधक है किस चीज में, इस प्रॉब्लम के अंदर कि अरे भाई डेवलपमेंट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर समझ होगी, तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। इट विल हेल्प इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी, इंक्रीज इन एजुकेशन एंड इनकम एंड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। देखो, अगर डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे, तो डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़िया तरीके से हो पाएगा। और ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा कि लोगों की इनकम जो है और उनकी जो हेल्थ है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अभी राइट नाउ सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए वो यही चाहिए कि हम पॉपुलेशन को अभी कंट्रोल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करें, ताकि देखो कम आपने वो कंट्रीज जरूर देखी होंगी जहां पर पॉपुलेशन कम है तो वो डेवलप्ड बहुत ज्यादा है। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है, राइट। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम होगी तो वो कंट्रीज अलग ही है, एकदम क्लीन है, पोल्यूशन नहीं है, और हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उन्हें फायदा होता है कहीं ना कहीं। उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, इनकम अच्छी है, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट। We must see the world as a whole and not as dissociated parts. It is a holistic and ecological view. वो कह रहे हैं कि हमें हमारी ये जो दुनिया है इसको कैसे देखना चाहिए, एक एज अ होल, कि भाई हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम अपनी अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं या केवल हम अपने अपने स्टेट के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, हमें इसको एक संपूर्ण रूप से देखना चाहिए कि ये पूरा प्लैनेट ही हमारा है, केवल हमारी कंट्री हमारी नहीं है, ठीक है। डिसोसिएटेड मतलब ऐसे विभाजित हिस्सों में हमें नहीं देखना है हमारी कंट्री को, हमारे एनवायरमेंट को या हमारे प्लैनेट को। ये एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू है। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण एक तरीके से नजरिया है या दृश्य है, या हमें जिस तरीके से हमारे प्लैनेट को देखना चाहिए वो एज अ होल देखना चाहिए, ना कि डिसोसिएटेड पार्ट्स में। According to Lester Brown, we have not inherited the earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generations. देखो, लेस्टर ब्राउन ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, और वो बढ़िया बात क्या थी? वो बढ़िया बात ये थी कि we have not inherited the earth from our forefathers. हमने ये जो पृथ्वी है ये हमें पूर्वजों से नहीं मिली, बल्कि हमने इसे हमारे आने वाली पीढ़ी से क्या किया हुआ है? उधार लिया हुआ है। ये मत सोचो कि तुम्हें ये अपने पूर्वजों से मिली है, ये सोचो कि तुमने पृथ्वी को अपने आने वाली पीढ़ी से उधार लिया हुआ है और तुम्हें वो उधार चुकाना है। जैसी उन्होंने तुम्हें पृथ्वी दी है, तुम्हें उसे वैसा का वैसा ही उन्हें देना है, उसे खराब, नष्ट, तबाह करके नहीं देना, राइट? ये चीज वो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Am I clear? यहां तक बात समझ में आई? चलो, यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आपको आपकी किताब से हटकर अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, जिस तरीके के एग्जाम्स में सवाल अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is the Earth said to be an ailing planet? कि आखिरकार जो हमारी अर्थ है उसे एलिंग प्लैनेट क्यों कहा गया, उसे एक बीमार प्लैनेट क्यों कहा गया?
क्यों कहा गया? क्योंकि हम इसे बीमार कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट हो रही है डे बाय डे, राइट? ड्यू टू द इनसेंसिटिव एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस फॉर देयर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। किसके कारण? कि ये जो एक इनसेंसिटिव एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? जिसमें हम मतलब जिसमें कोई हम मतलब जिस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे, एक क्रूर शोषण हम अगर बोले ना, इनसेंसिटिव, जिसमें कोई भावनाएं ही ना हो, तो कह रहे हैं वैसा शोषण हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, उनके खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद जीवित रहने के लिए और खुद के विकास के लिए। The earth has lost almost all its vital resources, और जो अर्थ है वो लगभग सारी अपनी वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो खो चुका है। सारे अपने वाइटल रिसोर्सेज जो अर्थ है वो खो चुका है, खत्म हो चुके हैं। विद ड्राइंग रिवर्स हम देख सकते हैं कि नदियां जो हैं वो सूख रही हैं। डिप्लीटेड एंड पोल्यूटेड एनवायरमेंट, एक खत्म होता हुआ प्रदूषित वातावरण, एंड डेटेरियोरेटेड फॉरेस्ट्स, और जो जंगल हैं उनकी भी लगातार जो परिस्थिति है वो नीचे गिरती हुई जा रही है। एंड ग्रीनरी, द अर्थ इज नाउ ब्रीदिंग हार्ड फॉर इट्स सर्वाइवल। हरियाली देख लो। अब प्लैनेट खुद हमारा क्या कर रहा है? सांस नहीं ले पा रहा, या जोर जोर से सांस ले रहा है जिंदा रहने के लिए, उसे सांस नहीं आ रही है। एंड thus it is an ailing planet, और इसीलिए इसको एक एलिंग प्लैनेट कहा गया है, एक बीमार प्लैनेट जो है वो कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ते टाइम मतलब मुझे खुद भी ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगा होगा यार सच में हम एक्चुअल में हमारे प्लैनेट के साथ कितना ज्यादा बुरा कर रहे हैं, कितना अजीब व्यवहार कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ही अगर आप सोचें कि हमें अगर पास वाली दुकान तक जाना होता है तो हम ऐसा नहीं है पैदल चल के जाए, या ऐसा नहीं है साइकिल से चले जाए, हम सबसे पहले स्कूटी उठाते हैं जाने के लिए, उठाते हैं ना। अगर हम ये छोटी छोटी चीजों पर भी कंट्रोल करें ना, एक एक स्टेप भी अगर हम आगे उठाएं, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, पानी वेस्ट होने से बचाएं, फूड को वेस्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं अगर हर एक बंदा ये छोटे छोटे स्टेप्स भी उठाता है, अगर हर एक इंसान एक एक दो दो प्लांट भी अगर लगाता है, एक एक दो दो पेड़ भी अगर लगाता है, तो आप सोचिए कि कितना इंप्रूवमेंट होगा, राइट? आप देख सकते हैं ड्राइंग रिवर्स, ये चारों तरफ हम कैसे पोल्यूशन जो है वो फैला रहे हैं, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। सो ऑल यू कैन सी ओवर हियर, सी ड्राइंग रिवर्स, डिप्लीटेड, पोल्यूटेड। सो दीज आर द ड्राइंग रिवर्स, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन। दिख रही हैं ये सब तस्वीरें आप लोगों को? ये हाल हम अपनी पृथ्वी का कर रहे हैं। दिस इज द कंडीशन राइट नाउ, जिस पर हमें कंट्रोल करना है, जिसको हमें रोकना है। We are the future generation, come on। अगर हम ही कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, if we are not aware, तो फायदा क्या होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड? कह रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंस। ग्रीन मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर? So the green movement that was found in New Zealand in the year 1972 की जो ये हरित क्रांति है, ये कहाँ पाई गई? न्यूजीलैंड के अंदर एक्चुअल में ये शुरू हुई 1972 में। brought a great awareness to the humanity, और इसने इंसानियत जो है, जनजाति जो है, मनुष्य जनजाति जो है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता जो है ये लेकर आई। It taught us that we are just partners on the earth, having equal rights to inhabit this planet as any other living organism has। सिंपल सी एक बात कह दी इसने, हमें ये सिखाया कि हम केवल, ये पृथ्वी हमारी नहीं है। कहीं हम ये सोचे कि भाई हम मनुष्य हैं तो ये पृथ्वी हमारी है, नहीं, हम केवल पार्टनर्स हैं। ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही उन सभी जानवरों की, उन सभी क्रिएचर्स की है जो इस प्लैनेट के ऊपर हैं, और हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो हमारा क्या होगा? अगर जानवरों ने हमें मार मार कर खाना शुरू कर दें तो क्या होगा? सो वो यही बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट द पार्टनर्स, हम केवल पार्टनर्स है पृथ्वी पर।
जिनके पास समान अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास है। मतलब जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल हमारी है ये पृथ्वी। दिस इज नॉट ओनली आवर्स। क्लियर? Having learned this, human beings worldwide stopped large amount of destruction that is used to cause upon the earth. अब जब लोगों के अंदर ये वाली जागरूकता बढ़ी ना, जब लोगों के अंदर ये वाली जागरूकता बढ़ी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने विश्व स्तर पर रोक दिया डिस्ट्रक्शन, तबाह करना पृथ्वी को। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू कॉज अपॉन द अर्थ, कि जो भी डिस्ट्रक्शन वो पृथ्वी के ऊपर कर रहे थे, जब ये ग्रीन मूवमेंट आई तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को कम किया। उन्होंने, उनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं ये जागरूकता आई और उन्होंने सोचा यार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारे प्लैनेट के साथ क्या होगा या हम कैसे जीवित रह पाएंगे। आप एक तस्वीर देखो यहाँ पर, दीज आर दी पिक्चर्स। मैं जब ये पीपीटी भी बना रही थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सो आई वेंट थ्रू so many pictures, जिन्हें देखकर एकदम से ऐसे दिमाग मतलब ऐसे हो गया कि really? मतलब हम ये हाल कर रहे हैं। Can you see the river? Can you see the industry over there? Can you see the mess, the garbage, the plastic? Like, क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल में? What are we doing? People realized that the Earth's existence was threatened and began to do whatever was possible by each individual and each nation. कह रहे हैं लोगों को ये एहसास हुआ कि अर्थ का जो अस्तित्व है वो अब खतरे में है, and began to do whatever was possible, और उन लोगों ने शुरू किया वो सब करना जो वो कर सकते थे to heal the earth by each individual and each nation, कि प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक नेशन ने वो सभी चीजें करनी शुरू करी जो वो कर सकते थे एज एन इंडिविजुअल या एज अ नेशन टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द अर्थ। और ये किस वजह से हुआ? ग्रीन मूवमेंट की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ लर्न इन द रीसेंट टाइम? सबसे पहले सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल कौन बताया गया अर्थ पे? ह्यूमन बीइंग। यू कैन सी अ पिक्चर, एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई जा रही है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शार्क है ना, और एक ह्यूमन बीइंग है ना। ये हर जगह पहुंच जाता है। जैसे शार्क तो नहीं आ सकती इसके घर में, लेकिन ये उसके घर में चला गया। राइट? लिखा क्या हुआ है? यू कैन सी दिस इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ये क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ। ये रिस्पॉन्सिबल है लाखों डेथ का। कैसे? हर साल। कैसे? क्योंकि ये प्लैनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी मौजूद है हमारी पृथ्वी पर वो मर रहे हैं। जैसे इतना ज्यादा प्लास्टिक जो हम, इतना ज्यादा गंद जो हम पानी में बहा रहे हैं, उसकी वजह से जो जानवर पानी में रहते हैं वो मर रहे हैं, वो प्लास्टिक्स खा रहे हैं। और उसके बाद लिखा है बाय इट्स साइड अ ग्रेट व्हाइट शार्क स्विम्स पीसफुली। तो यहां पर मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑर्गेनिज्म इसको नहीं बोला गया, इसको बोला गया कि इसके साथ में शार्क जो है वो अपने आराम से घूम रही है पीसफुली, उसको कुछ नहीं कह रही है। देखिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है हमारे बारे में। अगर हम अपनी हालत को नहीं सुधारेंगे सो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। सो we need to do something, right? We need to do something. So वही बोला कि what did the most dangerous animal on the earth learn in the recent time? कि जो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है अर्थ के ऊपर, उसने क्या सीखा अभी रिसेंट टाइम में? सबसे पहले बताना पड़ेगा मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है। दैट इज मैन। कौन है? मैन। मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। एक मैन जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है अर्थ पर। He has learned in the recent years a new lesson that he is not the master of the planet. और उसने अभी अभी ये सीखा है अभी रिसेंट ईयर्स में कि भाई तू अकलौता नहीं है जिसका ये पूरा प्लैनेट है, ठीक है, बट जस्ट वन अमंग द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तू भी एक एनिमल है
बाकी एनिमल्स की तरह उनके बीच में. And trees, plants, insects, who should live like a partner in survival of the earth. वो यही बोल रहे हैं कि जैसे plants हैं, trees हैं, animals हैं, वैसे ही तू भी है और तुम सभी equal partners हो. ऐसा नहीं है कि plants की है ये earth या फिर trees की है ये earth या फिर animals की है या human beings की है. No, you all are equal. You all have the equal right to live on this planet because आप सभी को किसने बनाया? God created all of us, right? So we have the equal rights because God कभी भी partial नहीं होते, right? So बहुत amazing picture लगी मुझे तो ये. I hope आप लोगों को भी लगी होगी, right? And इसके अंदर हमारी ही बेइज्जती की हुई है कि we are the most dangerous animal on this planet, right? Moving to the next question. What was the question raised by first bandit commission? What does it suggest? What is the significance of the question? Important question है, please ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया. What was the question raised by the first branded commission? क्या था वो पहला सवाल जो उठाया गया first branded commission के द्वारा? What does it suggest? ये क्या suggest करता है? What is the significance of this question? और आखिरकार इस question की significance क्या है, महत्वपूर्णता क्या है? सवाल क्या रेज किया गया सबसे पहले वो जानेंगे. उसने ये रेज किया था सवाल कि क्या हम एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसा प्लैनेट हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं जो कि स्कॉच्ड है, मतलब कि तप रहा है, ड्यू टू हीट ये खत्म हो रहा है, एडवांसिंग डेजर्ट जो धीरे धीरे करके रेगिस्तान में बदल रहा है, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स जो मैदान है उनकी कंडीशन और ज्यादा पुअर होती जा रही है, एंड एलिंग प्लैनेट. तो ये सवाल उठाया गया था फर्स्ट ब्रांडेड कमीशन के द्वारा कि व्हाट आर वी गोइंग टू गिव टू आवर सक्सेसर्स. एक्चुअल में कि हम आखिरकार क्या चाहते हैं, राइट? हमारे सक्सेसर्स को क्या देंगे? एक बीमार प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो धीरे धीरे करके रेगिस्तान में बदल रहा है, एक ऐसा प्लैनेट जो धीरे धीरे करके गर्मी की वजह से तप रहा है. दिस क्वेश्चन फाइंड्स एन आंसर इन आवर माइंड्स but we quite conveniently forget this answer. कह रहे ये जो सवाल है finds an answer in our minds, वो कहीं ना कहीं एक जवाब हमारे दिमाग के अंदर तो पा लेता है, but we quite conveniently forget this answer. लेकिन हम बहुत सुविधाजनक रूप से उस जवाब को भूल जाते हैं. और it has been proved in the recent years that the earth is becoming hotter planet. और ये साबित हुआ है अभी इन रीसेंट ईयर्स में कि पृथ्वी जो है वो एक गर्म, हॉटर, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया, मतलब तुलना करें अगर दूसरे प्लैनेट से तो ये प्लैनेट जो है वो उनके मुकाबले में ज्यादा गर्म होता जा रहा है. एंड अनदर आइस एज इज अंडर वे. और दूसरी आइस एज जो है वो रास्ते में है. This question is still significant and will remain significant until the only schooled animal of the earth stops his war against the planet. कह रहे हैं ये जो सवाल है ये अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा कब तक, जब तक ये जो स्कूल्ड एनिमल है, मतलब कि हम लोग, स्कूल्ड एनिमल किन्हें बोला गया? ह्यूमन बींग्स को. हम लोग ट्रेन्ड एनिमल्स हैं, राइट? है हम भी एनिमल्स बट वी आर ट्रेन्ड. कह रहे हैं जो इस अर्थ का स्कूल्ड एनिमल है, जब तक वो अपना ये युद्ध जो है प्लैनेट के साथ वो खत्म नहीं कर देता, तब तक ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना कि पहले, कि क्या हम अपने आगे आने वाले सक्सेसर्स को एक बीमार प्लैनेट देके जाने वाले हैं क्या, राइट? What goes under the pot now costs more than what goes inside it. कह रहे हैं कि What goes under the pot, एक pot होता है, एक बर्तन होता है जिसको हम रखते हैं गैस वगैरह पर, है ना, और फिर खाना पकाते हैं. कह रहे हैं what goes under the pot, उस pot के नीचे क्या होती है? गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह होता है. कह रहे हैं वो आजकल ज्यादा महंगी हो गई है किसके कंपैरिजन में? जो चीजें हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में. मतलब कि गैस वगैरह जो चीज हुई या फिर लकड़ियां वगैरह जो हुई, कोल वगैरह जो है, ये ज्यादा महंगा हो गया है, बल्कि हम जो खाना है उसके अंदर डाल रहे हैं पकाने के लिए वो इतना महंगा नहीं है. With the growing population and the pace of global developments taking wings, कह रहे हैं अब क्योंकि जो पॉपुलेशन है
वो लगातार धीरे धीरे कर कर बढ़ रही है, और जो पेस है ग्लोबल डेवलपमेंट का, अगर हम देखें सार्वभौमिक रूप पे जो विकास हो रहा है, वो उसको जैसे पंख लग रहे हैं, वो जिस तरीके से उड़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ फूड टच्ड अ न्यू हाइट, की जो कीमत है खाने की, उसने एक नई ऊंचाई को कहीं ना कहीं छू लिया है, ऑल टाइम हाई। अब तक इतना ज्यादा महंगा खाना कभी भी नहीं हुआ जितना हुआ है। पहले ऐसे बोला करते थे यार दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, आजकल जो दाल रोटी खा रहा है वो बड़ा अमीर है भाई, क्योंकि दाल ही अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा महंगी है, गरीब आदमी तो दाल खा ही नहीं सकता। और बोला यही जाता था कि दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, रोटी और प्याज खा के गुजारा कर रहे हैं। अगर प्याज का रेट देखें तो आप लोग सोच नहीं सकते कि प्याज डलनी बंद हो गई सब्जियों में, राइट। सो अमेजिंगली द कॉस्ट ऑफ, एज यू कैन सी कि यहाँ पर बेचारा प्लेट में पैसे लेके बैठा हुआ है, बिकॉज बहुत महंगा पड़ रहा है उसे कहीं ना कहीं खाना। अमेजिंगली द कॉस्ट ऑफ कुकिंग गैस ओवरटुक द फूड ग्रेन्स, कि जो पकाने के लिए खाना जो गैस चाहिए उसका जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, किससे फूड ग्रेन से, अनाज से, फिश के दाम से, मीट के दाम से, वेजिटेबल्स के दाम से। Thus the fuel to cook gas, firewood and electricity, अब जो फ्यूल चाहिए गैस जलाने के लिए, जो लकड़ियां चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, नाउ कॉस्ट मोर देन द रॉ फूड, वो हमारे कच्चे खाने से भी ज्यादा कॉस्टली हम लोगों को कहीं ना कहीं पड़ रहा है, राइट। चलिए एक और ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एम्प्टी केज एंड द बोर्ड इन द जू इन लुसाका मीन? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो एक खाली पिंजरा था जू के अंदर और जो बोर्ड उस जू के बाहर लगा हुआ था, एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, अंदर एक मिरर लगाया हुआ है। इससे क्लीन इमेज या क्लियर इमेज मुझे मिली नहीं, ठीक है, बट आप लोग समझ जाइए, देख लीजिए क्या कर रखा है यहाँ पे। सो एक जू है लुसाका में, वहां पर एक मिरर है, एक केज में वो रखा हुआ है, दैट इज सेट टू बी द केज ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, जिसे कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर का केज है। और वो क्या था, उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। The visitor sees his own face in the mirror, और जो भी वहां घूमने आता वो इंसान जब अपना खुद का चेहरा उसके अंदर देखता तो उसे एहसास होता that he is the most dangerous animal, कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल है इस प्लैनेट का, right? The message is that human beings have one the infamous other than that of a zoo animal. Infamous मतलब बदनामी, तो वो कह रहे हैं the मैसेज जो था वो ये था कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बदनामी ले ली है, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उन्हें ये नाम बहुत ज्यादा मिल गया है कि भाई वो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है पूरे जू के अंदर, और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है। The board message conveyed is a warning to the most dangerous animal to come in terms with the earth. तो उन्होंने ये जो संदेश लिखा वो इन टर्म्स में लिखा कि अर्थ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल आज की तारीख में तो केवल मनुष्य ही है। तो ये था हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। हालांकि ग्रीन मूवमेंट का एक बड़ा रोल रहा कि लोग काफी ज्यादा सतर्क हुए, बट स्टिल अभी भी उतना बड़ा एक चेंज हमें देखने को नहीं मिला है जितना बड़ा चेंज होना चाहिए, राइट। चलिए, सो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है। सो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तैयार रहिएगा इस चैप्टर को। मुझे लगता है कि मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।